ये जो ईरान और इज़राइल और अमेरिका के बीच चल रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आजकल के जो मॉडर्न युद्ध हैं, उसमें हवाई पावर का बहुत महत्व हो गया है। कोई नहीं चाहता कि उसके बहुत सारे सैनिक मारे जाएँ। स्टेल्थ तकनीक का होना बड़ा ज़रूरी है, जो कुछ ईरान में हम देख रहे हैं। कि आप स्टेल्थ टेक्निक का क्यों इस्तेमाल करते हैं? आप इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि दुश्मन के रेडार्स जो हैं, हमारे जहाज को पिकअप ना कर सकें। ईरान में जिस तरह से पूरी मिलिट्री लीडरशिप उनकी उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप, सुप्रीम लीडर इन सबको जिस तरह से खत्म किया, क्या आपको लगता है कि इंडियन एयर फोर्स कभी कुछ इस तरह का करेगी? कि अगर आपके पास हॉट इंटेलिजेंस है, रियल टाइम इंटेलिजेंस है, तो आप ये काम हमारा वायुसेना भी कर सकती है। ये बंकर वाला मामला भी अब 100% सुरक्षित नहीं है क्या सर? देखिए, बंकर कितने डेप्थ पे है और उसके ऊपर का सॉइल क्या है, ये बहुत महत्व रखता है। ईरान के पास एयरफोर्स जैसी मतलब कह लें बहुत कुछ है नहीं। वो जो दुश्मन को जवाब कहते हैं, वो कैसे दे पा रहा है? अगर आप हाथी भी हैं और चींटी से भी लड़ रहे हैं, अगर आपके पास वो विल टू फाइट नहीं है, तो पहले ही हार मान लेते हैं। तो ये विल टू फाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो विल टू फाइट अभी ईरान के अंदर काफी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित और मेरे साथ हैं फॉर्मर कमोडोर एएस बहल सर। सर बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद। कमोडोर सर, ये समझने के लिए आपको बुलाया है कि ये जो ईरान और इज़राइल और अमेरिका के बीच चल रहा है, इसमें जो एयरफोर्स कर रही है इज़राइल और अमेरिका की, इसको आप कैसे देख रहे हैं? दूसरा, अमेरिका कह रहा है कि हमने जो है एयर डोमिनेंस हासिल कर लिया है। इसका क्या मतलब है? ज़रा हमारे दर्शकों को समझाइए, क्योंकि ये तो पूरी लड़ाई ज़मीन वाली है ही नहीं, हवा वाली लड़ाई है। देखिए, आजकल के जो मॉडर्न युद्ध हैं, उसमें हवाई पावर का बहुत महत्व हो गया है। कोई नहीं चाहता कि उसके बहुत सारे सैनिक मारे जाएँ या सिविलियन पॉपुलेशन में भी ज़्यादा सिविलियंस मारे जाएँ, लेकिन यहाँ पे तो ख़ैर वो दूसरी बात है। लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं चाहते कि फैटेलिटीज़ हों, ह्यूमन बीइंग्स मारे जाएँ और इसकी वजह से हवाई पावर का इस्तेमाल किया जाता है। हवाई पावर में आते हैं आपके फाइटर एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, मिसाइल्स, अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, ये सभी के सभी ज़्यादातर हवाई पावर में आते हैं। अब जब अमेरिका कहता है कि उसका एयर डोमिनेंस कंडीशंस पे वो पहुँच चुका है, एयर डोमिनेंस और एयर सुपीरियॉरिटी में क्या फ़र्क है? जब ये युद्ध शुरू हुआ, तो तब भी अमेरिका के पास काफ़ी हद तक एयर सुपीरियॉरिटी थी। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस किया, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस का मतलब होता है कि हम दुश्मन के रेडार्स को और दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे कि HQ-9 मिसाइल जो कि पाकिस्तान के पास भी थी पिछले युद्ध में, या फिर S-300, S-400 आपको पता है भारत में भी है, 3 यूनिट अभी लगी हुई हैं। तो कहीं न कहीं इन सिस्टम्स को भी डिग्रेड किया जाए। ये हैं सिस्टम्स जो ईरान के पास हैं। इसके साथ एक और सिस्टम भी है, बावार 373, वो भी मीडियम रेंज का 300 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाला उनका लोकल इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम है। तो सबसे पहले जैसे ही युद्ध शुरू होता है, उन्होंने युद्ध शुरू में 2 टारगेट्स को रखा था। एक तो रखा था पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप और साथ में रखे थे उन्होंने एयर डिफेंस पे सिस्टम पे हमले। पिछले युद्ध के अंदर तो उन्होंने अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी कि ड्रोन्स का इस्तेमाल ईरान की टेरिटरी के अंदर किया था, हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर, जहां पे मोसाद और दूसरे एजेंट्स ने वहां से फायर करके उनके रेडार्स और डिफेंस सिस्टम्स को न्यूट्रलाइज किया था। लेकिन इस बार उन्होंने अपने फाइटर जहाज का भी इस्तेमाल किया है, जैसे कि F-35, F-15, F-16, इन जहाजों का भी इस्तेमाल किया गया है। तो इनमें वो क्या सिस्टम लगे होते हैं? इनके अंदर एंटी रेडिएशन मिसाइल्स, यानी कि वो वाली मिसाइल्स जो रेडार के जो एमिशंस होती हैं उसकी तरफ होम ऑन कर जाती हैं और उसको जाके टकरा जाती हैं, बॉम्ब जाके टकरा जाता है या मिसाइल जाके टकरा जाती हैं। तो ऐसे कैसे क्या-क्या सिस्टम है? उनके पास देरिला सिस्टम है, इज़राइल के पास, और अमेरिका के पास AGM-88 और AGM-136 जैसे हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हैं। जो दलीला है और पोपाई है, इनकी रेंजेस ज्यादा हैं, जैसे कि दलीला की रेंज 250 से 300 किलोमीटर है और जो हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हैं उनकी रेंज 100 से 150 किलोमीटर है। लेकिन फिर भी जो जहाज इस्तेमाल करते हैं, जो शॉर्टर रेंज मिसाइल्स होती है, वो ज्यादातर स्टेल्थ जहाज होते हैं, जैसे F-35। स्टेल्थ जहाज का क्या मतलब होता है? वो जहाज जो रेडार पे आसानी से ना पिकअप किया जाए या बहुत नजदीक आ जाए तब पिकअप किया जाए। आजकल का जो मॉडर्न युद्ध है,
आप कोशिश करते हैं कि अपने आप को बचा के दुश्मन के टारगेट सिस्टम्स को पहले डिस्ट्रॉय कर लें जब तक वो आपको पकड़ सके। इसीलिए स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की जरूरत हो जाती है। और ये दुश्मन के 200 किलोमीटर अंदर आके जब नहीं भी पकड़ा जा रहा, क्योंकि इनको पकड़ा जाएगा तो कितना 90 से 100 किलोमीटर पे पकड़ा जाएगा, तब तक वो अपनी मिसाइल या बॉम्ब को छोड़ के जा चुका होता है। तो यहीं पे आके उन्होंने जो S-300, S-400, HQ-9 सिस्टम है, उनके ऊपर तबाही मचाने के लिए कुछ एंटी रेडिएशन मिसाइल्स और प्रिसिजन बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया। लेकिन ये नहीं कहूंगा कि सारे के सारे S-300 सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि 2024 में भी उन्होंने कुछ बैटरीज डिस्ट्रॉय की थी, कुछ अभी की हैं। लेकिन S-400 की कोई बात नहीं आई कि क्या उसको भी डिस्ट्रॉय किया या HQ-9 को भी डिस्ट्रॉय किया, ऐसी बात नहीं आई। पर HQ-9 तो वैसे भी फेल हो गया था पाकिस्तान में, और इधर भी फेल हो गया। ये चाइनीज मेड एयर डिफेंस मिसाइल है, वेपन सिस्टम है, जो कि स्टेल्थ जहाज को भी पकड़ सकता है, लेकिन ये फेल होता आ रहा है। इसकी मतलब है कि चाइनीज सिस्टम की उतनी रिलायबिलिटी या ऑपरेशनल कैपेबिलिटी नहीं है। अब एयर सुपीरियरिटी तो शुरू से थी, क्योंकि उसके पास स्टेल्थ जहाज थे, दूर से फायर कर सकता था, वो वेपन सिस्टम्स थे। लेकिन एयर डोमिनेंस का मतलब होता है मैं आपकी टेरिटरी के अंदर आके अब मैं कुछ भी करूं, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो जब आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वहां पे काफी हद तक सेपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, यानी कि उनके रेडार्स और उनके एयर टू एयर सॉरी ग्राउंड टू एयर जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम है, उनको आप न्यूट्रलाइज कर चुके हैं। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रलाइज हुए, चाहे हार्ड किल। हार्ड किल का मतलब है जो मिसाइल्स और वेपन्स, प्रिसीजन वेपन्स मैंने आपको बताए थे, उनका इस्तेमाल करके। तो आज अमेरिका ऐसे क्लेम कर रहा है कि उन्होंने एयर डोमिनेंस कंडीशंस को अचीव कर लिया, यानी कि जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं ईरान के, वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो रहे। लेकिन मैं इस बात से थोड़ा इत्तेफाक रखता हूं। मुझे लगता है कि यस, काफी हद तक उन्होंने डिग्रेड किया इलेक्ट्रॉनिकली भी और हार्ड किल से भी, लेकिन अभी भी क्षमता जो है पूरी तरह खत्म नहीं की। तो कुछ ना कुछ मिसाइल्स, ड्रोन्स को वो अभी भी इंटरसेप्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा उनका हर्मिस ड्रोन इजराइल का, या फिर रीपर ड्रोन जो अमेरिका का है, उसको उन्होंने मार गिराया है। सर, जब आप ये बता रहे थे एयर डोमिनेंस वाली बात, तो इसमें आपने ये जिक्र किया कि भाई जो स्टेल्थ तकनीक है, इसमें अमेरिका F-22 और F-35 का इस्तेमाल कर रहा है। तो जब आप किसी भी एनिमी टेरिटरी या एडवर्सरीज के ऊपर इस तरह की डोमिनेंस हासिल करते हैं, क्या उसके लिए स्टेल्थ तकनीक का होना बड़ा जरूरी है, जो कुछ ईरान में हम देख रहे हैं? देखिए, इसमें ना 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले चीज़ है कि मेनली आप स्टेल्थ टेक्निक का क्यों इस्तेमाल करते हैं? आप इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि दुश्मन के रेडार्स जो हैं, हमारे जहाज़ को पिकअप ना कर सकें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, क्यों करते हैं ये? ताकि हमारे जहाज़ की सर्वाइवेबिलिटी बढ़ जाए, चाहे वो जहाज़ हो, ड्रोन हो, क्योंकि आजकल स्टेल्थ ड्रोन भी आ गए हैं। तो हम उसको, और मिसाइल भी, हमारी ब्रह्मोस बहुत लो ऑब्जर्वेबल मिसाइल है, उसको तो पकड़ ही नहीं पाए थे HQ-9 वाले। तो इसका मतलब उसमें भी थोड़ी बहुत स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो सर्वाइवल बनाती है, यानी कि अपने आप को बचाती है। लेकिन अगर आपके पास सपोज कोई ऐसा रेड मिसाइल सिस्टम है, वेपन सिस्टम है, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर है, ऐसे है ना, सुमर मिसाइल है ईरान के पास, क्रूज मिसाइल जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। तो अगर ऐसे क्रूज मिसाइल इस्तेमाल करें और ऐसे मिसाइल्स का आप इस्तेमाल करें, तो आपको शायद स्टेल्थ की भी जरूरत नहीं है, जो बहुत लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम्स हों। लेकिन ये जरूरी है कि आप अपने आप को बचा सकें, और अगर स्टेल्थ होगा तो अपने आप को बचाने में ज्यादा आसानी होगी। टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि हम अपने जहाज या ड्रोन्स या मिसाइल्स को जो है सर्वाइवेबल बनाएं, यानी कि उनको डिस्ट्रॉय करने से पहले वो टारगेट को डिस्ट्रॉय कर लें, और अगर जहाज है तो डिस्ट्रॉय करने के बाद जहाज वापस आ जाए। और जब स्टेल्थ बनाते हैं हम, तो स्टेल्थ का मतलब होता है उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक, रेडार क्रॉस सिग्नेचर। रेडार क्रॉस सिग्नेचर का मतलब होता है कि रेडार के ऊपर जो सिग्नेचर बनता है उस जहाज का, क्या वो बड़ा बन रहा है, क्या वो छोटा बन रहा है, और किस डिस्टेंस पे बन रहा है, यानी कि क्या उसको आसानी से पिकअप किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, और कितने दूरी से पिकअप किया जा सकता है। ज्यादातर जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स हैं, जैसे J-35 जो चीन का है, हम उसको 96 किलोमीटर से 110 किलोमीटर पे पिकअप कर सकते हैं S-400 पे। ये मैं ओपन सोर्सेस की इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, हो सकता है जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन हो थोड़ी सी अलग हो। और साथ में जो F-22 रैप्टर जैसे जहाज होते हैं, जो विश्व के सबसे बेस्ट स्टेल्थ
स्टेल्थ फाइटर हैं, उनकी कीमत भी बहुत ज्यादा होती है और वो सिर्फ 187 है अमेरिका के पास। तो वो वाले जहाजों का जो पिकअप डिस्टेंस है वो उससे भी कम हो जाता है, हो सकता है 50 से 70 किलोमीटर के बीच में ही वो सिर्फ पकड़े जाएं। उसके बाद एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए उतना रिएक्शन टाइम नहीं होता कि वो उसको पकड़ के, उसको आइडेंटिफाई करके, उसको ट्रैक करें और उसके ऊपर कोई वेपन सिस्टम को लॉन्च करें, क्योंकि तब तक उसने अपना वेपन सिस्टम लॉन्च कर लिया होता है और फिर वो वापस अपने टेरिटरी की तरफ चला जाता है। ये फायदा है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का। ईरान में जिस तरीके से अमेरिका और इसराइल ने ऑपरेशन किया सर, और जिस तरह से पूरी मिलिट्री लीडरशिप, उनकी उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप, सुप्रीम लीडर, इन सबको जिस तरह से खत्म किया और दिन दहाड़े किया, क्या आपको लगता है कि इंडियन एयरफोर्स कभी कुछ इस तरह का करेगी और इंडियन एयरफोर्स को ये अनुमति मिलती है इस तरह के ऑपरेशन की, तो क्या वायुसेना कोई दूसरा तरीका भी अपना सकती है? क्या इस तरह के ऑप्शंस होते हैं एयरफोर्स के पास कि आप कुछ और इसमें देख सकते हैं? आपको क्या लगता है इसमें? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने खमैनी को पहले दिन ओपनिंग शॉट्स के अंदर ही हताहत कर दिया था, तो क्या हम ऐसा जनरल मुनीर या फिर जो दूसरे आसिम चौधरी या ऐसे दूसरे जनरल्स हैं जिन्होंने तबाही मचा के रखी हुई है, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बना के रखा है और भारत के अगेंस्ट उसका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हम हमें ऐसे जनरल्स को भी मारना चाहिए और अगर क्या हमारे पास वो क्षमता है कि नहीं है? अच्छा, एक चीज आ जाती है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो ये चीज होती है कि अगर आपके पास हॉट इंटेलिजेंस है, रियल टाइम इंटेलिजेंस है, तो आप ये काम हमारा वायुसेना भी कर सकती है। हमारे पास वो जहाज है लो ऑब्जर्वेबल जैसे कि रफाल है, हमारे पास वो मिसाइल्स हैं स्काल्प जैसे जिनकी रेंज 370 से 560 किलोमीटर है। हम अपने देश की धरती की टेरिटरी में रहते हुए और इस ये थोड़ा पेनिट्रेट करके भी करती हैं, अगर वो बंकर में भी छुपे हों तो हम उनको पकड़ के मार सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि हमारे पास एक्शनेबल इंटेलिजेंस हो। ओके, मतलब आप ये कह रहे हो कि वो क्षमता है हमारे पास, हम कर सकते हैं। लेकिन वही मैं पूछ रहा हूँ कि जिस तरीके से उनको मारा गया बम्बार्डिंग करके, एक साथ बताए जा रहे हैं कि उस कंपाउंड में 30 बम मारे गए अलग-अलग जगहों पर और उन्होंने बंकर्स तक को ध्वस्त किया। इसके अलावा भी कोई तरीका है सर जिससे किल किया जा सकता है, इसके इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा सकता है एयरफोर्स के द्वारा? देखिए, 2-3 तरीके हैं। एक तो इन्होंने जैसे फाइटर जहाज से मिसाइल्स या फिर टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया होगा, मैं गेस कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक कोई फाइनल डिटेल्स बाहर नहीं आए। लेकिन मोसाड की जो इंटेलिजेंस है उसके बारे में तो आ गए हैं, ट्रैफिक लाइट्स में जो कैमरास लगे हैं उनको कैसे हैक किया, वो सब कुछ तो आ गया है और रियल टाइम इंटेलिजेंस कैसे गैदर की। लेकिन दूसरा तरीका ड्रोन से का इस्तेमाल करना भी है। अगर आपके पास एक्शनेबल इंटेलिजेंस है, तो आप ड्रोन्स को लोअर ऑल्टीट्यूड में भेज के और वहां पे हमला कर सकते हैं। ऐसे ड्रोन्स हैं जिनकी रेंजेस जो है 200-250 किलोमीटर, और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ है ही कितनी, 400 किलोमीटर में तो पाकिस्तान खत्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पे वो अपने आप को सुरक्षित कह सकें। भारत में तो खैर 1500-2000 किलोमीटर दूर या आइलैंड टेरिटरीज में चले जाएंगे आप, लेकिन वहां पे ऐसा कोई भी इतनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ उनके पास नहीं है। हाँ, ये मैक्सिमम है कि बहुत डीप सीटेड बंकर्स में अगर वो छुपे तो फिर उनको मारने के लिए हमारे पास अग्नि मिसाइल भी है। और वो अग्नि मिसाइल हमने अग्नि 5 को मॉडिफाई किया है, उसको बंकर बस्टर बनाया है, उसकी रेंज को 2500 किलोमीटर की है, लेकिन वो काफी डीप इनसाइड तक जाके एक्सप्लोड करती है, जिससे बंकर जैसे कि जो 60 से 70 मीटर हो, 200 फुट तक हो, उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये जो हम देख रहे हैं कि बड़े से बड़े बंकर में आप हों, जमीन से चाहे जितने नीचे हों, आप सुरक्षित नहीं हैं। आपके परमाणु ठिकाने सुरक्षित नहीं हैं और आपका कोई भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन, अगर लड़ाई की कहानी आगे जाती है, तो उसमें दुश्मन उस पर हमला कर सकता है। आपको ऐसे में, चूँकि वहाँ पर फ़ौर-दो नातान सब जगह हमले हो रहे हैं, जो भी उनके न्यूक्लियर साइट्स हैं, तो फिर आपको ये क्या लगता है कि ये बंकर वाला मामला भी अब 100% सुरक्षित नहीं है क्या सर? देखिए, बंकर कितने डेप्थ पे है और उसके ऊपर का सॉइल क्या है, ये बहुत महत्व रखता है। जैसे नतांज है, नतांज 7.6 मीटर्स की कंक्रीट उसके ऊपर बनी हुई है, यानी कि आप देखिए तो 25 फुट की कंक्रीट है उसके अंदर। दूसरी चीज है कि वो डेप्थ में है,
वो है डेप्थ में 100 से 130 फुट और कहीं-कहीं जगह पे 160 फुट है। तो कहीं न कहीं उसके लिए आपके पास वो वेपन होना चाहिए। अब जो बेस्ट वेपन है बंकर बस्टर GBU-57 है, जो कि 13,500 केजी का है और जो जाता है 180 से 200 फुट पे, पर ये डिपेंड करता है कि क्या सॉइल हो। अगर सॉइल होगी और रॉकी उतना नहीं होगा तो 200 फुट तक जा सकता है। लेकिन अगर रॉकी है और जैसे मैंने आपको बताया कंक्रीट है, तो वो उसकी भी डेप्थ जो है वो कम हो जाती है पेनिट्रेशन और एक्सप्लोजन और ब्लास्ट इफेक्ट की। तो कहीं न कहीं जब अमेरिका ने GBU-57 का इस्तेमाल किया था, अगर आपको याद हो फोर्दो को अटैक करने में, नतांज को करने में, इस्फहान को करने में, पिछले युद्ध के अंदर जून 2025 में, तब भी तो 440 केजी के करीब एनरिच्ड यूरेनियम बच ही गया ना। तो इसका क्या मतलब है कि हाँ, एंट्रेंसेस को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कुछ डेप्थ तक आप जा सकते हैं, लेकिन अगर बहुत डीप टारगेट्स हैं, बंकर्स हैं, तो वो शायद आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते आज के समय में, आज की वेपन सिस्टम्स के साथ। अच्छा सर, जैसे मतलब ये लड़ाई जो हो रही है, ज़मीनी तो है नहीं, हवाई लड़ाई है। सामने वाले एयरफ़ोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान के पास एयरफ़ोर्स जैसी मतलब कह लें बहुत कुछ है नहीं दिखाने को या लड़ने को। वो लड़ बैलिस्टिक मिसाइलों से रहे हैं, ड्रोन्स के ज़रिए रहे हैं। वो कैसे ये तैयारी कर पा रहे होंगे या फिर वो जो दुश्मन को जवाब कहते हैं, वो कैसे दे पा रहा है? आपको क्या लगता है इसके बारे में? देखिए, लड़ाई में 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है, एक कैपेबिलिटी और एक विल टू फाइट। अगर आप हाथी भी हैं और चींटी से भी लड़ रहे हैं, अगर आपके पास वो विल टू फाइट नहीं है, तो पहले ही हार मान लेते हैं। और ये कई बार आप देखिए पाकिस्तान ने 1971 में 93,000 इनके ट्रूप्स थे ढाका में डिफेंस करने के लिए, पर उनकी विल टू फाइट चली गई। और जब विल टू फाइट चली गई और यहाँ पे 21 सोल्जर थे बैटल ऑफ साराग्रही के अंदर, जहाँ जो भारतीय सेना के 21 सिख सोल्जर्स थे, जिन्होंने 10,000 पठान को रोक के रखा था और कई सैकड़ों पठान मार दिए थे और आखिरी सिख तक लड़ते रहे थे। तो ये विल टू फाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो विल टू फाइट अभी ईरान के अंदर काफी है। उन्होंने यूनाइट कर लिया है पूरे वहां के जितने भी शिया मुस्लिम्स हैं, एक्सेप्ट जो पहले जेंजी थे जो प्रोटेस्ट में थे, उनको छोड़ दें, तो जो बाकी 65 टू 80%, अब इसके बीच में फिगर्स जाती हैं, उनकी जनता जो है वो अब यूनाइट होके अमेरिका डेड टू अमेरिका और डेड टू इसराइल के नारे लगाती है। तो इसमें आदमी आखिर तक मरने को लड़ने को तैयार है और ये सर्वाइवल की लड़ाई है। आप देखिए जब भी आप लड़ते हैं किसी और के लिए या किसी और वजह से, तो आप में उतना जोश नहीं होता, पर जब आप अपने सर्वाइवल के लिए लड़ते हैं तो आप अपना सब कुछ लगा देते हैं और कहते हैं अंत तक लड़ेंगे। दूसरी बात, इनके जो मिसाइल्स जहां पे स्टोर की गई हैं या ड्रोन्स को स्टोर किया गया है, वो एक वर्चुअल सिटी है, अंडरग्राउंड सिटी है, और कई जगह पे वो 500 फुट से लेके 1500 फुट 1600 फुट तक डीप है। यानी कि वहां तक कोई भी बॉम्ब वेपन सिस्टम नहीं पहुंच सकता जब तक अमेरिकन ग्राउंड फोर्सेस ना पहुंचे। इसी वजह से उनको लगता है कि रजीम चेंज करना इतना आसान नहीं है जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड ना हो, और इसी वजह से वो मिसाइल को बाहर निकालते हैं, ड्रोन्स को बाहर निकालते हैं, फायर करते हैं, शूट एंड स्कूट, यानी कि फायर करने के बाद फटाफट जाके छुप जाते हैं। तो उसमें कुछ मारे भी जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है बच के वापस छुप के अंदर आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये शूट एंड स्कूट टैक्टिक्स, ये जो मिसाइल्स और ड्रोन्स जो छुपे हुए हैं, उनका इस्तेमाल करना उनको ये रेजिलियंस दे रही है, ये लंबा युद्ध खींचने की। पर लंबा कितना है, तो उनके पास फाइनाइट नंबर, और जो प्रोडक्शन रेट है वो मैच नहीं कर रहा यूटिलाइजेशन रेट के साथ। तो एक ना एक दिन तो ये मिसाइल्स कम पड़ जाएंगी, लेकिन ड्रोन्स उनके पास हजारों की संख्या में है और वो ड्रोन्स का इस्तेमाल देखिए बढ़ा रही है। अब मिसाइल्स को कम कर रही है, ड्रोन्स को बढ़ा रही है, और ड्रोन्स में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, और उसका अलग अलग टाइप के ड्रोन्स हैं, शायद 136, शायद 149, शायद 129 मोहाजर ड्रोन्स। बहुत सारे ड्रोन्स हैं जिनकी रेंज 1,500 से 2,500 किलोमीटर तक है, और इन ड्रोन्स का अब वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन्होंने देखिए जो अटैक भी किया है अरामको रिफाइनरी के ऊपर, या कई एम्बेसीज के ऊपर, या कई टारगेट सिस्टम जो गल्फ कंट्रीज के हैं उनके ऊपर, तो वो किया गया ड्रोन्स के साथ। मिसाइल्स भी इस्तेमाल हुई हैं, लेकिन ड्रोन्स के साथ। और मिसाइल्स जो है उनकी, कुछ मिसाइल्स जैसे फाता हो गई, खरमशहर 4 हो गई, सैजिल हो गई, ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। इनकी स्पीड 15 से 16 माक के बीच में, यानी कि 18,000 किलोमीटर पर आवर से लेके 20,000 किलोमीटर पर आवर, उतना टाइम ही नहीं मिलता एयर डिफेंस सिस्टम को उनको
को रोकने के लिए इसी वजह से बेस्ट वर्ल्ड का एयर डिफेंस सिस्टम होते हुए भी इजराइल उनके हमलों को रोक नहीं पा रहा और कुछ 10 से 15% मिसाइल जो है निकल के जाके हिट कर रही है। और ड्रोन्स की तो और भी सक्सेस परसेंटेज बढ़ रही है, क्योंकि ड्रोन्स लो ऑल्टीट्यूड लो स्पीड पे आते हैं और उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी लगा रखी है जो रशिया से ऑब्टेन की है, और वो वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वो अंदर तक घुस के मारने की क्षमता रख रहे हैं इस समय। सर, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा कि इंडियन आर्म फोर्सेस ने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया। हमने एयर डिफेंस के तौर पर जो कहा कि सुदर्शन चक्र हो या हमारा अपना इंडिजिनस आकाश सिस्टम हो, बताया गया कि बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया। लेकिन हम देख रहे हैं कि रूसी सिस्टम्स ईरान के पास भी थे, वो सब के सब न्यूट्रलाइज कर दिए गए। एक चीज हमें बताइए इंडियन एयरफोर्स के लिहाज से, S-400 राफेल जैसे हथियारों के रहते हुए, कि इंडियन एयरफोर्स को इस ये जो लड़ाई है, जो पूरी की पूरी हवाई लड़ाई है, और इसको ध्यान में रखते हुए बताइए कि हमारी एयरफोर्स के पास स्क्वाड्रन्स की संख्या भी कम है, जो तय सीमा है, और दोनों एडवर्सरीज को भी ध्यान में रखिए, चीन और पाकिस्तान। हमारे लिए इस वॉर में क्या-क्या है, जो हमें सीखने की ज़रूरत है, हमें सुधारने की ज़रूरत है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। अभी आपने देखा है इस युद्ध के अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। भारत के पास इस समय कोई भी स्टेल्थ फाइटर नहीं है। अगर हम रफाल को भी कहें तो रफाल एक 4.5 जनरेशन लो ऑब्जर्वेबल फाइटर है। हमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी अपनाने की बहुत ज़रूरत है, और इसी वजह से बात सुखोई 57 की चल रही थी, जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी दे देंगे, कॉस्ट भी बहुत सस्ता है, 40-45 मिलियन डॉलर का एक जहाज है, जबकि जो रफाल है बहुत ही महंगे हैं, इससे 3 या 4 गुना ज़्यादा महँगे पड़ रहे हैं हमको सारी इक्विपमेंट लेने के बाद। तो कहीं न कहीं ये बात चल रही थी कि इनको लेते-लेते अगर हम सुखोई 57 भी ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आती है बात जो हमारे ड्रोन्स और मिसाइल्स की, तो ड्रोन्स में अभी हमारे पास स्टेल्थी ड्रोन्स नहीं है, लेकिन ड्रोन्स में हमारे पास जो आगे आने वाले ड्रोन्स हैं, जो कि लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम है, वो लो ऑल्टीट्यूड पे रहते हैं, उनको पकड़ना इतना आसान नहीं है, जो हम भारी संख्या में खरीद रहे हैं। और साथ में मिसाइल्स, हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल है जिसमें बहुत स्टेल्दी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और उसकी रेंज आती है 290 से 300 किलोमीटर, जो आर्मी के पास है, एयरफोर्स के पास 450 किलोमीटर, और कुछ एक की रेंज जो 800 किलोमीटर की है वो है नेवी के पास भी। तो कहीं ना कहीं स्टेल्थ मिसाइल के अंदर हम आगे प्रगति कर चुके हैं। अगर हमें कोई गैप फिल करना है तो वो करना है दो चीजों के अंदर, लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल, उसके अंदर गैप फिल करना है, और लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड मिसाइल ऑलरेडी हमारी आ रही है, इस वजह से उसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स का गैप भी हमको फिल करना पड़ेगा। सर, इंडियन एयरफोर्स के लिहाज से क्या-क्या लग रहा है आपको? कि वो तो बताया आपने फ़िल करना है, हम सीख क्या रहे हैं और जो चीज़ें हमको भविष्य के लिहाज से तैयार करनी पड़ेंगी? कुछ और चीज़ें जो लग रही हों आपको, क्योंकि स्क्वाड्रन्स तो हैं ही नहीं हमारे पास। देखिए, सबसे पहले कहूँगा कि भारतीय वायुसेना में एक जज़्बा है। जब आप बात करते हैं, आप मेरे से भी बात करते हैं, तो आपको वो जज़्बा दिखता होगा। और ये आप जब पाकिस्तानी किसी जनरल से बात करते हैं, आपने देखा है, उनकी नज़र हमेशा नीचे होती है। उनका ध्यान सारा बिज़नेस की तरफ होता है कि मैं कितना पैसा कमा लूँ, फिर देश से बाहर जाके सेटल हो जाऊँ। जो भारत के पायलट्स हैं, जो भारत के जनरल्स हैं, जो भारत के एडमिरल्स हैं, उनकी बात ही कुछ अलग है। वो लड़ने-मरने के लिए तैयार रहते हैं देश के लिए, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी भी है। एक तो ये बहुत बड़ा एज है हमारा फाइटिंग का, जो पाकिस्तान के ऊपर है। दूसरी चीज है कि जो हमारे वेपन सिस्टम्स को इंटीग्रेट, जैसे हम आर्मी और नेवी में और एयरफोर्स को मिला के कर रहे हैं। अब जैसे एयर डिफेंस पे हमने कहा है कि इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब भारत जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करके जो हमने आर्मी का आकाश तीर सिस्टम को इंटीग्रेट किया है साथ में, तभी हमने 400 से 600 ड्रोन जो आए थे, 90 टू 95% ड्रोन्स को हमने हवा में ही मार दिया, और कई ऐसे थे जो जाके इधर-उधर गिरे, लेकिन कोई भी मेजर डैमेज नहीं कर पाए। उसी तरीके से हमने उनकी मिसाइल्स को भी नाकाम कर दिया था, चाहे वो फतह थी या चाहे वो अब्दाली मिसाइल थी। तो ऐसा ज़रूर है कि हमारी स्ट्रैटेजी, हमारी टैक्टिक्स बहुत ही अच्छी है, इंटीग्रेटेड है आर्मी और नेवी के साथ, और तीनों की शक्ति मिला के जो एक
बनता है ना, जैसे त्रिशूल है भगवान शिव का, उस तरीके से उसकी शक्ति आ जाती है। तो लेकिन साथ में ये कहूँगा, जैसे मैंने कहा है कि अभी हमें थोड़ा दूरी की एयर टू एयर मिसाइल्स को लेने की बहुत जल्दी ज़रूरत है, और जो हमारी ग्राउंड डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एचएएल मिला के जो एलसीए बना रही है, उसमें बहुत तेज प्रगति करनी पड़ेगी, और हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे इंजन, अभी ज्यादातर इंजन जो है अमेरिका से आ रहे हैं, चाहे जी 404 हो या 414 हो। तो हमें ये सोचना है कि हमें कभी भी एक जगह से इतनी चीजें नहीं लेनी चाहिए जो बाद में हमको इमोशनली ब्लैकमेल कर सके और बहुत स्लो कर दे हमारा प्रोडक्शन रेट। जहाजों का एलसीए मार्क 1A की बात कर रहा हूँ, जो 180 के करीब हमारे आने हैं, लेकिन अभी तक एक भी नहीं आया, क्योंकि इंजन्स बहुत डिले हो गए थे, और कुछ इसकी इंटीग्रेशन जो मिसाइल्स के साथ थी उसमें डिले हो गया था। तो उस प्रोडक्शन की तरफ अब हमको ध्यान देना पड़ेगा, एक मिशन मोड पे काम करना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से ये इंटीग्रेशन के अंदर एयरफोर्स को लगाना पड़ेगा। अभी तक क्या होता है कि डीआरडीओ एक अलग सी आर्म है, एचएएल एक अलग सी आर्म है, हम उनको एनकरेज कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन अगर कमांड एंड कंट्रोल में कहीं पे जो इंडियन एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर्स को इंटीग्रेट किया जाए, तब आप देखिएगा कि इनकी क्षमता कैसे बढ़ेगी, क्योंकि सब एक मिलजुल के एक कॉमन गोल की तरफ काम करेंगे। कमोडोर सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, और बहुत कीमती वक़्त दिया आपने हमारे दर्शकों को समझाया कि ये जो हवाई लड़ाई चल रही है, इसको इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन एयर फोर्स कैसे देखती है। भविष्य के लिहाज से भी आपने बहुत सारी चीज़ें बताई। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी आप ऐसे ही हमारा साथ देते रहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद सर।